If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अबैक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो का चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड दैट हैज़ बीन कंपोज बाय अनीस जंग। अनीस जंग इसकी राइटर है और अनीस जंग ने ये स्टोरीज लिखी हैं। लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें से दो स्टोरीज यहाँ पे ली गई हैं, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आपको, स्टोरी 1 और स्टोरी 2। तो सबसे पहले राइटर यानी ऑथरेस का परिचय ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अनीस जंग फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही फेमस है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में। बोर्न इन राउरकेला उड़ीसा, उड़ीसा में पैदा हुई। चाइल्डहुड हैदराबाद एंड यूएसए, चाइल्डहुड इसका हैदराबाद में और यूएसए में गुजरा है। स्टोरीज जो यहाँ पे दो ली गई हैं वो है नंबर 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड स्टोरी आई वांट टू ड्राइव अ कार। एक्चुअली अनीस जंग को जो ऐसे बच्चे सोशली डिप्राइव्ड हैं या एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती है और किसी न किसी काम में, अर्निंग के काम में वो लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों से बात करना और उनकी कहानी को लिखना इनका मकसद होता है। हमारी पहली स्टोरी है स्टोरी 1। साहिब आलम इसका मेन कैरेक्टर है। और साहिब आलम के बारे में क्या है देख लेते हैं। यंग बॉय ऑफ सीमापुरी दिल्ली, वो सीमापुरी दिल्ली के अंदर रहने वाला एक छोटा लड़का है। अ रैग पिकर, और कूड़ा बीनने का काम करता है। माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ये पूरी फैमिली, इनका परिवार खानदान बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया में आया है। लव्स टू अटेंड स्कूल, और ये स्कूल जाना इसे पसंद है, स्कूल पढ़ना इसे पसंद है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। राइटर अनीस जंग की मुलाकात रोज़ाना हर सुबह साहिब आलम से हो जाती है। वो रोज़ाना उसे कूड़े का ढेर बीनते हुए देखती है। अनीस जंग उससे पूछती है कि वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। लड़का जवाब देता है कि उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है और इस कूड़े के ढेर में कभी कभी उसे 1 रुपया मिल जाता है। अनीस जंग उसे स्कूल जाने के लिए कहती है, तब लड़का बताता है कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है। वो कहती है कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे? तब लड़का खुश हो जाता है और कहता है ज़रूर आऊँगा, लेकिन अनीस जंग की स्कूल शुरू करने की कोई प्लानिंग नहीं है। लड़का बांग्लादेशी शरणार्थी है जिसे उसकी माँ ने बताया कि उनका घर ढाका के हरे भरे लहलाते हुए खेतों के बीच था। वहाँ काफ़ी सारे तूफानों ने उनकी फसलों और घरों को तबाह कर दिया, जिस कारण उसे बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पेट पालने के लिए ये परिवार और इनके बच्चे दिल्ली के इलाके सीमापुरी में रहकर कूड़ा बीनने का काम करते हैं। यही उनकी रोजी रोटी है। कुछ दिनों बाद लड़का दौड़ता हुआ राइटर के पास आता है और राइटर से पूछता है, बीबी जी आपका स्कूल शुरू हो गया क्या? अनीस जंग शर्मिंदा हो जाती है और शर्मिंदा होते हुए कहती है कि स्कूल खोलने में लंबा समय लगता है और ये शर्मिंदगी उसे अंदर से कचोटती है। लड़का मायूस हो जाता है। कई महीनों की पहचान के बाद राइटर ने लड़के से उसका नाम पूछा, तब उसने बताया साहिबे आलम। राइटर सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि इस लड़के का नाम पूछा, तब उसने बताया साहिबे आलम, तो इस लड़के को अपने नाम का अर्थ मालूम नहीं है, जो कि होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक होता है। अपने नाम का मतलब जाने और समझे बिना लड़का अपने दोस्तों के साथ गलियों में कूड़ा करकट बीनता है। काफ़ी दिनों तक देखते रहने के बाद अनीस जंग उन्हें पहचानने लगती है। एक लड़का जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती, वो उससे पूछती है तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है? तब जवाब मिलता है कि मेरी माँ अलमारी के ऊपर से उन्हें उतार कर नहीं देती है। तभी दूसरा लड़का बोला, अगर इसकी माँ उतार भी दे तो ये उन्हें फेंक देगा। बोलने वाले के पैरों में भी अलग अलग रंगों के जूते थे। जब राइटर उसके जूतों के ऊपर कमेंट करती है तो लड़का शर्मा जाता है।
एक और लड़का बोलता है, मैं जूते पहनना चाहता हूँ। नंगे पांव गलियों में फिरने वाले इन लड़कों के बारे में कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा उनके पास पैसा न होने के कारण नहीं है, बल्कि उनके नंगे पांव रहने की परंपरा उनके यहाँ है। अनीस जंग इस बात से एग्री नहीं करती है। यहाँ अनीस जंग एक पुरानी याद को ताज़ा करती है जो उसे उडुपी के एक व्यक्ति ने बताई थी। उसने बताया था कि वो मंदिर के पुजारी का बेटा था और उसके पास चप्पल और जूते नहीं थे। वो प्रतिदिन देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर चप्पल और जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 साल बाद राइटर उसके गांव में गई तो मंदिर के नए पुजारी के पास के नए पुजारी के बेटे के पास जूते भी होते हैं और वह स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और स्कूल से आने के बाद उसके पैरों में बूट होते हैं, यूनिफॉर्म होती है। वो अपना थैला जो है वहाँ चारपाई के ऊपर फेंक देता है। तो अनीस जंग कहती है कि 30 सालों के बाद मंदिर के पुजारी के बेटे के पास तो जूते आ गए, लेकिन रैग पिकर के बच्चों को आज तक जूते नहीं मिले। और वो भी टेनिस खेलना चाहता था। किसी अमीर लड़के ने जूतों में छेद हो जाने के कारण अपने शूज़ उसे दे दिए थे। साहेब का मानो आधा सपना पूरा हो गया था, क्योंकि टेनिस खेलना अभी उसकी पकड़ से दूर ही था। साहेब को एक चाय की दुकान पर 800 रुपये महीना की नौकरी मिल गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि अपने कंधे पर बोरा लादे हुए वो अपने काम का अपना मास्टर खुद होता था। उसके काम करने के घंटे वो खुद तय करता था, लेकिन अब वो किसी दूसरे के इशारे पर काम कर रहा था। उसकी आज़ादी छीन चुकी थी, अब वो स्वतंत्र नहीं था। अब चलते हैं दूसरी शॉर्ट स्टोरी की तरफ, और दूसरी शॉर्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मुकेश, जो एक नौजवान युवा लड़का है, अ लैड फ्रॉम फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद से ताल्लुक़ रखता है, बोर्न इन बैंगल मेकिंग कंपनी, और वो चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के ख़ानदान में पैदा होता है। फैमिली वांट्स हिम टू डू ट्रेडिशन वर्क। फैमिली उससे भी यही चाहती है कि वो भी फैमिली का जो चूड़ी बनाने का परंपरागत काम है उसी को करे। वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसने घर में भी यही बात कही है। वांट्स टू ड्राइव अ कार, और वो अनीस जंग को बताता है कि उसे नई नई कार चलाने का शौक है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि फिरोजाबाद में अनीस जंग की मुकेश नाम के युवा से मुलाकात होती है, और मुलाकात होने पर मुकेश का परिवार चूड़ियाँ बनाता है, उसे पता चलता है। बट मुकेश वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक, मुकेश वांट्स टू बिकम हिज ऑन मास्टर, और वो जिद पर अड़ा है कि वो मोटर मैकेनिक ही बनेगा। वो कहता है मैं कार चलाना सीखूंगा। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के व्यस्त है। परिवारों ने भट्टियों के सामने काम करते हुए, शीशे को जोड़ लगाते हुए, स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि मुकेश जैसे छोटे बालक के लिए उच्च तापमान वाली शीशे की भट्टी पर वायु एवं प्रकाश रहित तंग कोठरी में काम करना अवैध यानी गैर कानूनी है। वे दिन के प्रकाश के समय कठोर परिश्रम करते हैं और फिर अक्सर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। यदि कानून को कठोरता से लागू कर दिया जाए तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से मुक्त कर दिया जाएगा। राइटर मुकेश के घर जाने की इच्छा जाहिर करती है तो मुकेश सहर्ष तैयार हो जाता है। वे बदबूदार तंगलियों से जो कूड़े करकट से भरी पड़ी हैं उन घरों के नज़दीक से गुजरते हुए जाते हैं, जो ढहती हुई दीवारों, अस्थिर लटके हुए दरवाज़ों और खिड़कियों रहित तंग कोठरियाँ वहाँ पे उन्हें दिखाई देती हैं। यहाँ लोगों ने घरेलू जानवर जैसे बकरी, मुर्गी और भैंसें भी पाल रखी हैं, और इन्हीं कोठरियों में ये इंसान और जानवर साथ साथ रहते हैं। वे आधी अधूरी आधी निर्मित एक फुअड़ सी झोंपड़ी में पहुंचते हैं। दरवाजे के नाम पर एक टीम का बड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ है। घर के एक भाग में सूखी घास की
छत लगी है। एक कमज़ोर सी नवयुवती लकड़ी के चूल्हे पर शाम का भोजन बना रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और 3 पुरुषों की देखभाल करती है, उसका पति मुकेश और उनके पिता। पिता जो कि एक निर्धन चूड़ियाँ बनाने वाला है, वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में तथा फिर चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में वो एक मकान दोबारा बनवाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहा। जो कुछ वह उन्हें सिखा पाया, जो वह जानता था, वो था चूड़ियाँ बनाने की कला। मुकेश की दादी ने चूड़ियों के शीशों की पॉलिश करने से उड़ी धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। वह कहती है कि इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मतलब प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। वे चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए और उन्होंने रंग बिरंगी चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा। लड़के तथा लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के सर्कल बनाते हैं। वे अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दियों की टिमटिमाती हुई लौ की पंक्तियों के आगे काम करते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अधिक अभ्यस्त हो गई हैं। एडल्टहुड से पहले ही अक्सर कई बार अपनी आंखों की रोशनी ये लोग खो देते हैं। फीकी गुलाबी पोशाक पहने हुए एक लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी है। वो शीशे के टुकड़ों को टाँके लगा रही है। उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की तरह चल रहे हैं। शायद वह लड़की उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं जानती जिनको बनाने में वो मदद करती है। उसके पास बैठी स्त्री ने जिंदगी भर भरपेट भोजन नहीं खाया है। उसका पति लहराती हुई दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति है। वह चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता। उसने पूरी उम्र में बस एक मकान बनाया है, यानी उसके सिर पर छत है। फिरोजाबाद में वक्त के साथ बहुत कम बदलाव हुए हैं। परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास इतना धन भी नहीं है कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और काम कर सकें। वे उन बिचौलियों के जाल में फंस गए हैं जिन्होंने उनके दादा या परदादा को भी अपने जाल में फंसाया था। सालों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने उनके पहल करने की सभी भावनाओं और संभावनाओं को अपने और सपने देखने की सामर्थ्य को ख़त्म कर दिया है। वे किसी ऑर्गेनाइजेशन में संगठित नहीं होना चाहते। उन्हें डर है कि पुलिस अवैध कार्य के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और मार पीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। उनमें कोई नेता नहीं है। वे सब थके से महसूस होते हैं। वे गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय की बातें करते हैं। 2 क्लियर वर्ल्ड दिखाई देते हैं। एक गरीबी में फंसे परिवार जो कि बोझा ढो रहे हैं, उसका कलंक जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है। दूसरा वर्ल्ड महाजनों, बिचौलियों और पुलिस वालों, कानून के रखवालों और राजनीतिज्ञों का दुष्चक्र है। उन्होंने एक साथ मिलकर बच्चे पर इतना वजन लाद दिया है कि वो इसे नीचे भी नहीं रख सकता। वह उसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया था। कोई अन्य कार्य करने का अर्थ होगा साहस करना, तथा साहस करने का उनके बड़े होने में कोई हिस्सा नहीं है। राइटर को तब खुशी होती है जब वो मुकेश में इसकी चमक देखती है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अनीस जंग ऐसे दबे कुचले लोगों के बीच जाकर जो है ऐसे लड़के जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं उनके लिए जो है उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज। नाउ वी विल डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Till then, bye bye. Wait for next video. Keep watching Apex Tutorials. Thank you.